बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और खराज तहसीन और सल्यूट पेश किया उस शख्स को जिसने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को जो शख्स मार रहा था, उस दौरान अदनान नामी शख्स ने उनको बचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश भी की। ये पाकिस्तान के दो चेहरे हैं। एक जानिब वो सारा मॉब था जिसने जो सारा मंजरनामा सियालकोट का था, वो ज़ाहिर किसी से ढका छुपा नहीं है, वो भी था। लेकिन ये शख्स वो ट्वीट भी चलाएं जो भी इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है। जाहिर है पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम ये समझ सकते हैं कि दो ये जो चेहरे हैं पाकिस्तान के, एक जानिब इंतहा पसंदी का चेहरा है और एक जानिब पाकिस्तान का वो मज़बत और अमन और सलामती का चेहरा है जो कि अदनान की शक्ल में हमें दिखाई दे रहा है। इस अहम तरीन वाक़े पर गो के तीसरा रोज़ है, लेकिन ना रात को नींद आती है ना दिन को चैन आता है कि ये कैसे हो गया। आज इस अहम वाक़े पर ज़रा बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान अमन और सलामती का मज़हब है और इस मज़हब के प्रचार के लिए जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, शायद वो कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आलमी जब मंजरनामे की मैं बात करती हूँ तो कल भी मैंने शायद ये बात कही और परसों के प्रोग्राम में भी कि अब हमारी इत्तलात तो ये है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं, लेकिन ये तेजी से गिरती हुई कीमतें क्या पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, ये अहम तरीन नुक्ता है। उससे भी ज्यादा अहम तरीन नुक्ता ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का शिकंजा हमारे ऊपर तेजी से कसता जा रहा है। इस शिकंजे को तोड़ने के लिए, यानी कर्जों का जो एक बहुतात है, उस जंजीर को तोड़ने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है, इस पर बात करना जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी पिछले दिनों हमने देखा कि MKM तंजीम बहाली कमेटी के जो सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उन्होंने कराची में कव्वाली नाइट्स का एहतमाम किया। वहां पर एक शख्सियत को हमने देखा जो स्टेज पर आए और फिर उन्होंने बड़ी सारी बातें की हैं। मैं चाहती हूं कि वो बात ना करूं, मैं आपको दिखा दूं, फिर उस शख्सियत से मुलाकात भी करवाऊंगी और जरा आज उनसे कुछ तीखे सवाल करेंगे। लेकिन उन्होंने उस MKM तंजीम बहाली कमेटी के स्टेज से कराची को क्या पैगाम दिया, वो क्या कहना चाह रहे थे, जरा सुनिए। अब हमने भी फैसला किया है कि हम भी सड़क पर मौजूद हैं। कराची के मसाइल से निकालने के लिए उसकी कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसकी तरफ जाना पड़ेगा। फिर दे के दिखाओ साथ, फिर मैं तुम्हें कराची को मसाइल से निकाल के दिखाता हूँ। कराची को किसी की भीख की जरूरत नहीं है। कराची अपना हक अब छीन के लेगा, हलक में हाथ डाल के लेगा। हल ये है कि एक आवाज होके कराची की आवाज बनकर नारा लगाया जाए कि 4 करोड़ लोगों का बजट पेश करो। 4 करोड़ लोगों के बजट की पूरी रकम मुख्तस करके कराची के हवाले करो तो आप निकल जाएंगे मसले से। आवाज चाहिए। आवाज अगर आप बन गए तो मैं आपको ये वाजे कर दूं, अगले हफ्ते में इंपैक्ट देख लेना, पूरे 25 रुपए गिराऊंगा पेट्रोल पे। तारीख में जब जब बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने पाकिस्तान का निजाम सिवाना तरक्की हुई, जहां गद्दारों की मक्कार औलादे हुक्मरान बनी बर्बाद हो, जहां जहां इस मुल्क के लिए खून का कतरा गिरेगा, वो खून का कतरा पुकार पुकार के बोलेगा पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। द वन एंड ओनली साबिक सेनेटर फैसल रजा आब्दी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। फैसल, थैंक यू वेरी मच, एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। सवालात बहुत सारे जमा हो गए थे तो मैंने सोचा जरा उस पर बात हो। लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा कि सियालकोट के मंजरनामे के बाद आपने क्या सोचा और आप तक ये जब खबर पहुंची तो उस वक्त आपने क्या रिएक्ट किया, आपको क्या लगा कि ये वाकयात रोकने में हम क्यों नाकाम हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपके इदारे का, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ये कि सेनेटर कभी साबिक नहीं हाँ, सेनेटर ऑलवेज बी अ सेनेटर, प्रेसिडेंट ऑलवेज बी अ सेनेटर। साबिक हटा दें सर, हटाएं, बिल्कुल बिल्कुल हटा दें। जहालत झैल मतलब किसी चीज पे तवज्जो नहीं, सीधा साबिक, ठीक है ना। वो मौलानी का कॉल है ना, वो यूएस का मौलानी का कॉल है ना, मक्खी हमेशा खूबसूरत जिस्म छोड़ के जख्म पे बैठती है। तो ये वही सेनेटर जनाब फैसल रजा आब्दी साहब, फरमाइए जी। बहरहाल ये वाक़या कोई पहला वाक़या तो नहीं, ये तो एक तसलसल के साथ होने वाले वाक़यात में से एक वाक़या है। इससे बेशक पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान को इसलिए नुकसान पहुँचा कि श्रीलंका वो वाहिद मुल्क है जब वहाँ पे तामिल टाइगर्स की टेररिज्म थी, जी बिल्कुल, इक़्तिसादी तौर पे डूब चुका था। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ ऑपरेशन किया, उनको इस चीज़ से निकाला। वो पाकिस्तान को अपना मोहसिन करार देते हैं और पाकिस्तानियों की अगर सबसे ज़्यादा कहीं इज़्ज़त है तो वो इमिग्रेशन जब आप उतरते हैं वहाँ से लेके और वापस इमिग्रेशन तक, वहाँ का माहौल खुद बताता है कि वो आपको कितना चाहते हैं।
तो ये हमारे ऊपर एक कलंक का टीका है। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान तो इस्लाम को हुआ है। उसकी वजह ये है कि पड़ोसी मुल्क के अंदर इस वक्त फेडरल कैबिनेट सबसे ज़्यादा जो काम कर रही है वो इस्लाम को एक टेररिज्म मज़हब के तौर पे पेश करने का और पूरी दुनिया को इस्लाम के ख़िलाफ़ जो यकजा करने का काम है, या जो अरसे से एक काम कर रहे हैं बढ़ती हुई इस्लाम की मकबूलियत को इससे खौफज़दा करने के लिए कि माशरे के अंदर आप नारा तकबीर बुलंद करो तो लोग भाग जाएँ आपके अजान की इब्तिदाई अल्लाह अकबर, क्योंकि उसकी वजह है कि जैकेटें फाड़ फाड़ के पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को जिस तरह रुस्वा किया गया, ये उसका एक तसलसल है। और इससे बहुत तक़वियत मिली उस माइंडसेट को जो इस्लाम को टेररिज्म के साथ नथी करता है। दुरुस्त मानती हूँ आपकी बात। लेकिन अभी आप देखें, आपने अभी वज़ीर आज़म के ट्वीट का जिक्र किया, एक ऐसा चेहरा भी है पाकिस्तान का। क्या कहा इसने? इन्होंने कहा कि मैं सल्यूट पेश करता हूँ अदनान को जिसने उस शख्स को बचाने की भरपूर कोशिश की। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़कीर आज़म का बहुत मशहूर ट्वीट है आज की तारीख के अंदर। अच्छा, और आवाम के क्या तासुरात हैं इस पर? अवाम फिलहाल तो ज़ाहिर है उसको अच्छा ही कह रहे हैं, रीट्वीट हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का बयान है तो रीट्वीट तो होगा। और इसका जो आपकी दीगर सहाफ़ती इदारे वो उनका इस बारे में इस आने पर क्या ख्याल है? मिली जुली राय है। क्या कहते हैं? आधे कहते हैं कि सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा, आपको रियासत का बयानिया पूरी तरह बताना होगा लोगों को कि शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इनको। सब झूठ बोल रहे हैं, ड्रामेबाज फितनागर लोग। शर्म आनी चाहिए इनको। कोई वाक़या हो जाए तो इस तरह की ये इंसानियत की बातें और ये फ़कीर आज़म का ट्वीट, इसको छोड़ें। पाकिस्तान में 1 लाख लाशें गिरी हैं अब तक। कितनी? 1 लाख। सैकड़ों माएँ बहनें, हज़ारों बच्चे, हज़ारों जवान, हज़ारों बुज़ुर्ग APS समेत तमाम मार्केटों के अंदर, मसाजिद में, इमाम बारगाह में, नश्तर पार्क में, जामा नईमिया में गिरी हैं लाशें। चिथड़ों में तब्दील किया है ना। अब उस ट्वीट के जवाब में इस फ़कीर आज़म को ये खबर पढ़ के दिखाएं, सुनाइए ज़रा। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा ताकि मैं ये लीजिए, पढ़ें इसको। गवर्नमेंट रिलीज ओवर 100 TTP prisoners as a goodwill gesture. Yes. शर्म आनी चाहिए इस बेगैरत आदमी को कि पाकिस्तानियों के कातिलों को हज़ारों की तादाद में इसने तालिबान को छोड़ा है अभी पिछले दिनों। ये बाहर निकल के गुल्ली डंडा खेलेंगे, ये यही करेंगे जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मसला ये है कि जब जरदारी या नवाज की हुकूमत गई तो ख़जाना लूटा था, और ये फ़कीर आज़म जब जाएगा तो तहजीब, सकाफ़त और माशरा लूट चुका होगा। आपका माशरा ही ख़त्म हो गया, आपके माशरे ने इंतकाल कर गया। पूरी दुनिया के अंदर ये मुसलमानों ने थोड़ी किया है। बेशक ये करने वाले मुसलमान थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत की गूंज के अंदर ये काम हो रहा था वहाँ श्रीलंकन मैनेजर के ऊपर। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के परसेप्शन को इस तरह पेश किया गया, और यही लोग जिनको रिलीज़ किया गया है, इस पर इसी आवाम की खामोशी, इस पर इसी सहाफ़ियों की खामोशी, इस पर यह फ़कीर आज़म का कोई ट्वीट नहीं, इस पर इसकी काबीना की कोई बात नहीं, इस पर किसी सियासी जमात की आवाज़ नहीं। तो फिर यही होगा ना माशरे में, ये निकल के आपको इसी तरह फाड़ेंगे दोबारा। ये 5000 कैदी जो छोड़े इन्होंने, ये बाहर निकल के आपके ख्याल में इन्होंने क्या करना है? धमाके करने हैं, मारना है लोगों को, अनारकी फैलानी है। अब मैं आपसे ये पूछना, तो ये हरकतें करने के बाद ये ट्वीट कोई जवाब रखते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्यों दुरुस्त है? मैं आपकी इस पे बात, कौन आवाज उठाएगा? मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ। अमीर फरोश लोग इस पे खामोश होकर बैठे हुए। पूरे 1 लाख शहदा के लवाकिन में गैरत सिर्फ APS के चंद खानदानों में थी जिन्होंने इस पे एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर, और ये कौम खामोशी से तमाशा देखती रही। तो अब आप ये मान लें, ये अल्लाह का शदीद मकाफात अमल का आगाज हुआ आपके पास। और ये जो आज सियालकोट में हुआ है, अगर आप लोगों ने अपनी रवश ना बदली और अपनी सोच को चेंज नहीं किया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं चंद ही महीनों में ये गली कूचों के अंदर खुलेआम नजर आएगा। ठीक है, आपका इस बात इस हद पूरे तक मैं दुरुस्त माशरे को मानती हूं। तबाह करके ट्वीट कर रहा है, उस एक आदमी की दाद दे रहा है, और ये फ़कीर आज़म 5000 दहशतगर्दों को हमारे छोड़ के, इसको किसने कहा ये हमारे किसास का मालिक बने? अच्छा, कौन सी इस्लामी शरीयत में ये लिखा है कि हमारे कातिलों को ये छोड़ेगा? नहीं, ठीक है, यहाँ तक मैं आपकी बात दुरुस्त और इस पे पूरी पाकिस्तानी कौम की खामोशी, यही होना है। खुलेआम होना है, गली गली होना है, मोहल्ले मोहल्ले होना है, जिसने जो करना है कर ले, ये तो होके रहेगा। अच्छा फैसल, एक चीज़ मुझे बताएं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जब हम प्रोग्राम में आपको बुलाते हैं, हम इंतहा पसंदी को कंट्रोल करने के लिए एक आपके जारियत है मिजाज में। लिसन टू मी, जारियत नहीं है। आपके घरों में अभी लाशें नहीं आई, जिनके घरों में लाशें आई हैं ना, उनसे पूछे उन्होंने किस हाल में गुजारा किया है। मैं आपकी बात को तस्लीम करते हुए, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि नैरेटिव नहीं करते आप लोग। मैंने ये आप ही के कौमी अखबार की एक न्यूज़ सामने रखी है, मेरी बात नहीं कर रही ना फैसल। इस पे आपकी आवाज़ है? नहीं, आवाज़ है। आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर? मैं तो छोड़े आप लोग की आवाज़, आपको यहाँ किसने बुलाया? नहीं सर, आप प्लेटफॉर्म पर बैठकर आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देनी होती तो मैं आपको क्यों मदऊ करती? ज़ईफ़ माशरा आपका,
नहीं ज़ईफ नहीं है सर, आप ज़ईफ सवाल माशरा है। नहीं सर, आप बात कर मेरी रहे हैं। आवाज क्यों है इस पे? बाकी तो लोग सर आप बैठकर मेरी शो पर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आवाज उठा रहे हैं, आपको किसी ने रोका? आई एम नॉट पर्सनल ना, मैं तो आपसे मैं तो सर वैसे ही, मैं भी माइंडसेट की बात कर रही हूं माइंडसेट में कई तो आवाज हम यहाँ बात कर रहे हैं ना। 5000 कैदियों की रिलीज पर कोई तस्लीम एक करती हूँ आवाज इस बात रिकॉर्ड को। पे दिखा दें आप मुझे। मैं आपकी इस बात को तो फिर तस्लीम ठीक है, करते कोई हुए- इशू नहीं है। आप लोग मुलायम मुलायम चलें, खूबसूरत अंदाज में चलें, तहजीबी याफ्ता बातें करें तो भुगते हैं, फिर मसला क्या है? फिर पूरी दुनिया में जो आखिरी मुल्क में इज्जत थी वो भी खत्म हुई। चलें आगे, नेक्स्ट। ओके चले आगे बढ़े। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ तथहीर का एक अमल है, उसके साथ हम दानिशमंदी के साथ लोगों तक अपनी प्रीचिंग्स, या आप जब बात करते हैं तो बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, लाखों में तादाद है आपके फॉलोअर्स की, आप समझते हैं कि कोई ऐसा नैरेटिव, ऐसा जामे अंदाज में बयानिया होना चाहिए जिससे इस तरह के वाकयात की रोकथाम हो हाँ, सके? इसको इस तरह ले लें आप कि इसके 3 पहलू हैं। पहला ये हुआ क्यों, दूसरा इसका सदबाप कैसे किया जाए, और तीसरा माशरे को इससे सफ़ेद किया कैसे किया जाए। उसके लिए FRA का जो कानूनी हरकत है वो ले लीजिए आप। वो बहुत आसान है कि मैं रियासती जुर्म का जवाब दे हूँ, रियासत को गुनाह का जवाब दे, मैं मुल्ला को नहीं हूँ, वो मैं अल्लाह को कब्र में हूँ। जब आपने जिस दिन ये तफरीक पैदा करना शुरू की, आपका मुआशरा सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। मसला ये है कि मैं रियासत को भी जुर्म का जवाब दूँ और मैं अपने गुनाह का जवाब अगर मुल्ला को देना शुरू कर दूँ तो फिर यही सूरत हाल हो। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि हमने खुद कानून को हर जगह अपने हाथ में लेना और हर एक को सजा, जजा, काफिर और न जाने क्या क्या टैक्स खुद ही बांटने पड़ते हैं हम लोगों को। सेकंड स्टेप, आपके मुल्क में इंसाफ ही नहीं है, मान जाइए। अगर इंसाफ होता, जो पहले वाकयात इस तरह के हुए, अगर उनको करार वाकई सजा दी जाती तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। जब खुद सियालकोट के अंदर एक वाकया हुआ, तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग जो दहशतगर्दी का शिकार हुए उनको रिलीज कर दिया गया। ये तो खुलेआम रिलीज आपके सामने पड़ी है। ये 2007 से आपका ये जो घुसबैठिया वजीर आजम है, ये इसी तालिबान के अक्कासी किया करता था, इसी पे चला करता था। सोचने की बात तो ये है कि 2007 से जो इनको रिलीज करने की बात करता था, जैसे उसके पास इख्तियार आया तो ये पहला काम उसने 3 साल में किया कि तमाम तालिबान को रिलीज कर दिया। हाल ही में ये तालिबान शरीयत को लगाने की तरफ गामजन है, जो कि फाटा में लगाना चाह रहा है। इधर फाटा में लगेगी, 5 मिनट में पूरे पाकिस्तान में लगेगी। फिर आप भी शटल कॉक बुरका पहन के प्रोग्राम करिएगा यहाँ बैठ के। देखते हैं रियासत इस पर कैसे रिएक्ट करती है। इतना आसान नहीं है फैसल, इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि रियासत का बयानिया बिल्कुल क्लियर है इन चीजों पर। ऐसा हो नहीं सकता कि कल को कोई भी पैराशूट बनकर आए और उठा। क्यों झूठ बोल रहे हैं? झूठ की क्या बात है? सामने रखा है, बोलो रियासत का बयानिया किधर है? खबर पे मैं डिनाई नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ रियासत का बयानिया फैसल रजा अब्दी साहब इतना आसान नहीं है जितना आप लोग कह देते हैं। एक दलील दे दो ना फिर आप। मैं दलील दे रही हूँ ना आपको। क्या मतलब हमारी माशाल्लाह पूरी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, हमारी अफवाज पाकिस्तान है। इतना आसान है कि आप किसी को पाकिस्तान के ही कातिल हैं सर, तो वो रोकेंगे ना। आज तक रोका हुआ है ना, आज तक रोका है कि नहीं रोका? सर आज तक रोका है नहीं रोका? इसी कराची शहर के अंदर, लियारी के अंदर की बहस बंद करें और जरा खबर पढ़ें पहले क्या लिखा है। बहस की बात ही नहीं है ना, मैं आपको इस बात से चले यार, आप लोगों से क्या बहस करनी है? आप लोग भाई 1 मिनट खबर तो पढ़ देना। मैं खबर पढ़ ली ना, कितनी दफा पढ़ूं? पढ़ ली ना मैंने सर। पानी पिए, बीपी हाई हो रहा है, पानी पिए। अच्छा मुझे ये बताइए, ठीक है, लेकिन हम इस बात को आपकी मानते हैं कि ये खबर पढ़ के जरा इसको उर्दू में समझाएं तो सही। मुझे समझ नहीं आई ना, मुझे भी नहीं समझ आई, आप सुना दें। नहीं आप पढ़ा दें। सर मैंने तो पढ़ लिया ना, गवर्नमेंट रिलीज ओवर 100 TTP प्रिजनर्स गुडविल जेस्चर रिलीज कर दी, ये लिखा, यही तो पढ़ रही हूँ और क्या पढ़ी हूँ? ये इंसाफ है सर। मैं आपसे, लेकिन आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना कि कल शटल कॉक बुरका होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इतना ऐसा नहीं होगा। चलो देख लेते हैं ना, चलो देख लेते हैं। ये सवाद वालों ने, मालाकंड ने, फाटा ने बड़ी तादाद में देखा। आप लोग अच्छा, आप 6 नवंबर को आप मेरे शो पे आए थे। ये तो मान गए 6 नवंबर को मेरे शो पे आए। 1 मिनट, ये तो मान गए ना कि ये चीज वकूफ पजीर हो चुकी है। मैं मानती हूँ 100%, बस इस पर कोई डिनाई नहीं, बिल्कुल ठीक है। आगे चल। ओके, 6 नवंबर को आप मेरे शो पे आए थे, हमने तेल पे बात की थी, हम आज भी आपसे बात करना चाहते हैं, है ना? शौक आपका, आपने अभी भी हम तो एक्चुअल तेल ही के प्रोग्राम्स करने बैठे हैं, बीच में टॉपिक आ जाता है। ये कुछ इस दफा कोई पिछले दिनों में कुछ डीकोड किया, क्या होने वाला है? क्योंकि आप डीकोड करते हैं चीजें, आपको पता चल जाता है। नहीं करता, आपको लोग करके देते हैं। नहीं, हर चीज कोड्स में होती है। आप जाहिर बात है उस कोड्स को लेके आते हैं बाहर, क्योंकि ओपनली तो हर चीज नहीं होती। नई चीज क्या, आप देखें ईरान की टाइज का आगाज हो गया। तारीख का सबसे बड़ा सूरत हाल ये सामने आई कि G5+1 के इस इजलास के अंदर खुद अमेरिका ही मौजूद नहीं है, तो ईरान की एक बड़ी फतह है। अगर अगले महीने ये टाइज कामयाब हो जाती हैं तो आपका जो क्रूड ऑयल है वो गिर के आ जाएगा $15 से $20 पर बैरल, 60 रुपये में आसानी से मैसर होगा, आप बुहरान से निकल जाएंगे। उठते हुए देखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अनारकी का सिनेरियो सामने आ रहा है इसको रोकें, इसको धकेलें, क्योंकि इसी अनारकी से जंग ने जन्म लेना है।
ये अनारकी की एक वाज़ेह मिसाल है ना आपकी जो सियालकोट में हुआ। तो बाकी आप शायद आप लोग के इल्म में नहीं है कि कराची में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में डकैतियां, लूटमार, दौरान डकैती, रेप, नए सीन सामने आ रहे हैं, नए नई चीजें सामने आ रही हैं। मॉल में एक लड़के ने खुदकुशी कर ली फैसल, लोग फंदे लगा करते हैं, उन्होंने की। हाँ। तो फिर ये मर्द औरतें बेशबहा खुदकुशियां कर रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में ये बताया था कि आपका ये जो हाकिम है ये 35 रुपए फी लीटर जेब में डाल रहा है ना? हाँ। आया कोई इसका डिनाइल? नहीं अभी तक। तो फिर मान लो ना कि सादिक और अमीन नहीं है, डाकू है, मानो फिर आप कम से कम यहां तो मान जाओ। क्यों बहस कराते हो लोगों को, क्यों शोर करवाते हो? मानो ना फिर। हकीकत को फितरत के साथ जिस दिन मानना सीखोगे माशरा चलेगा। या अगर खाली कमर्शियल पे चलाने ये टेलीविजन तो आपकी मर्जी है। मेरी बात सुने ना, मैंने आपको आसान से बताया 7 करोड़ 65 लाख लीटर डेली का कंजप्शन है, जो कि बनता है 4,50,000 बैरल। ठीक है, 4,50,000 बैरल के ऊपर अगर इस वक्त आज का रेट जो है वो $67 पर बैरल है। यानी कि जब हम लास्ट टाइम प्रोग्राम कर रहे थे आज से 20-25 दिन पहले, उसमें और आज में तकरीबन $18 पर बैरल का फर्क आया। क्या आपके रेट में उस दिन से आज तक कोई फर्क आया? मैं यही सवाल पूछना चाहती हूं। नहीं, कोई फर्क नहीं आया। उन्होंने मतलब कहां जा रहा है ये पैसा? अगर ये कहते हैं 14 दिन का स्टोरेज है, जो गलत कहते हैं। स्टोरेज तो एक्चुअल ये कागजात में होता है और रोल ओवर होता रहता है, हर 3 महीने बाद रोल ओवर होता है। जिसको रखना चाहे 10 साल का जखीरा रख सकता है। इंडिया ने भी तो 3 साल का जखीरा लिया ना, उसके पास कौन से जखायर हैं? कागजात में होते हैं जखायर। ये जहालत की इंतहा को छोड़ें, थोड़ा सा बाहर आए, थोड़ा दुनिया के बाहर झांकने की कोशिश करें। क्योंकि आप लोग अगली नस्ल का नहीं सोच रहे, आप कल का सोच रहे हैं। ये जो बच्चे पैदा कर करके छोड़ रखे हैं, पढ़ा रहे हो, इनको खिला रहे हो, बढ़ा रहे हो, जवान कर रहे हो, आला तालीम याफ्ता कर रहे हो, जब माहौल में माशरा ही नहीं मिलेगा तो इनके लिए तो ये एक डार्कनेस है। बिल्कुल सही। तो मैं उस डार्कनेस को खत्म करने के लिए आपकी आंखें खोल रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है बैठने का आके, ये मैं आपको पहले बता दूं। 2 साल बाद मैं आया हूं तो कोई वजह से आया हूं। देखिए, मैंने एक खाका दिया था 2010 में कि ईरान, रशिया, चाइना एक ब्लॉक आएगा। 2018 के बाद पाकिस्तान को फैसला करना है कि उसने किस ब्लॉक में खड़ा होना है। तो अभी इस फैसले की घड़ी आ गई है इस ब्लॉक की तकसीम के अंदर। तो मैं अपने उस नजरिए को मजबूत करने के लिए आया हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि हम ईरान, रशिया, चाइना की तरफ टिल्ट करें ताकि हमारे मसाइल से हम निकले बाहर। अच्छा, अब यहां तक बात आ गई। अब पहले आगे आ जाइए थोड़ा सा। अब ये जो बैरल है, ये जनाब 4,50,000 बैरल जो है, ये तकरीबन 7,65,000 लीटर है। 35 रुपए। ये कहाँ जा रहा है भाई? 68 रुपए का पेट्रोल है, 37 रुपए इस पे खर्चा लगा लो, जिसमें लेवी भी मौजूद है, जिसमें पेट्रोल पंप का कमीशन भी मौजूद है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी मौजूद है, जिसमें शिपिंग लॉजिस्टिक भी मौजूद है, जिसमें 14 रुपए पर लीटर ड्यूटी भी मौजूद है। तो ये 37 रुपए बनते हैं। चले आप इसको 40 रुपए रख लें तो 108 रुपए का आज पेट्रोल होना चाहिए। आज भी अगर 145 रुपए 60 पैसे का तो ये 50 रुपए अब किसकी जेब में जा रहे हैं? 35 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? ऑफ कोर्स के आपका वजीर आजम खा रहा है। अब अगर 7,65,000 लीटर को आप 35 रुपए से डिवाइड करें तो जनाब ये कैलकुलेट करें तो आप इसकी रकम का अंदाजा लगाएं कि ये आपके पास बन कितने का रहा है। ये तकरीबन आपका 270 करोड़ रुपए रोज का खजाना किसी की जेब में जा रहा है, जो महीने में बनते हैं 80 अरब रुपए, जो साल में बनते हैं 9,600 अरब रुपए, जो 1.5 साल में यानी कि पिछले मार्च से लेके अब तक ये जो खेल चल रहा है, अब तक इसके अंदर 14,400 अरब रुपए लोगों की जेब में गए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये जेब में क्यों जा रहे हैं। अच्छा, अगर कोई फैसला सुन रहा है यहाँ पर, मेरी बात सुने, ये जो यहाँ पर सारे आदादो शुमार दे रहे हैं, देखें हम तो सवाल उठाते हैं, फैसल साहब हमें आकर बता देते हैं डिटेलिंग्स। कोई हुकूमती नुमाइंदा, हमाद अजहर साहब हो, बाकी सारे उनके मिनिस्ट्री के, वो आए और इनका चैलेंज कबूल करें, उनको बता दें। सीधी बात है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी कह चुके हैं। एफबीआर की साइट पे जाएं, आप बिल ऑफ एंट्रीज निकालें, आप तेल क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने की तमाम बिल ऑफ एंट्रीज इस वक्त रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उसके अंदर ड्यूटीज की कैलकुलेशन मौजूद है। मैं आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन दे के बता रहा हूँ। 14,400 अरब रुपए पिछले मार्च से लेके अब तक किसकी जेब में गए मुझे बताया जाए, जबकि हमारा कर्जा 50,000 अरब पे आ गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों मिलाकर। अगर हम यही 14,400 अरब रुपए एक अकाउंट खोल दें और उसके अंदर ये 35 रुपए फी लीटर जमा करना शुरू कर दें लोन लेवी के हिसाब से, तो यही खजाने में जाए ना पैसे। जेबों में किसके जा रहे हैं मुझे तो वो जानना है। अब सुने, अगर आप 14,400 अरब रुपए जो कि आवाम पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये अगर खजाने में जाना शुरू हो जाए तो 3 साल में ये 50,000 अरब का आपका कर्जा उतर जाए। बस ये समझाना है आपको। और क्या है मसला आप लोगों को? हकीकत कभी तो बयान करो ना आप लोग। ये याद रखना, आप हाकिम में वक्त नहीं बचाएगा आपको। एक तारीख का मौरख भी लिख रहा है। देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे थे इस हाकिम में वक्त तो निकाल के फेंक दें, हमने रोक दी कोशिश। वजह
हमसे अच्छी कोशिश वो खुद कर रहा है अपने आप को निकालने की, ठीक है ना। वो तारीख के अंदर गाली बनना चाह रहा है तो मौलिक इसको गाली बनाएगा। जाहिर है वो सीधी बात हुकूमत, बिल्कुल जाहिर है हुकूमत जो करेगी उसको वैसे ही भुगतेगी। मैंने आपको ये कैलकुलेशन दी है ना, बिल्कुल ठीक है। अब ये सामने कस्टम हाउस मौजूद है, आपके एफबीआई की साइट्स मौजूद हैं, वहाँ पे बिल ऑफ एंट्रीज मौजूद हैं, आप जाएं उससे निकालें, आपके सामने क्रूड ऑयल का रेट आ जाएगा। अब ये एक नई शाखसाना लेके आए 4 रुपए लेवी हर महीने बढ़ाने की। अब 4 रुपए का मतलब ये हो गया कि 10 मतलब साल के अंदर आपके 50 रुपए बढ़ जाएंगे, तो 200 की नवीद तो आपके सामने खड़ी है। उस पर अगर इन लोगों ने खामोश रहना है, पाकिस्तानियों ने, भुगतो भाई। जब मैं उस वक्त बोलूंगा उस वक्त आगे बढ़ूंगा जब आप चीखना शुरू करोगे। बच्चा भी जब रोता है तो माँ को पता चलता है कि भूख लगी है। ठीक है। तो अगर इन्होंने खामोश रहना है तो भाई इस रिसर्च की जरूरत क्या है, इसको बंद करते हैं, भुगतो। नहीं, अभी रिसर्च की जरूरत है मुझे आपकी। मुझे ये बताएं फैसल कि जाहिर है एक तो ये तेल के प्राइसेस हैं, लेकिन वो जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसके बारे में कुछ आपको पता चला? ये क्या अब इससे कोई खतरा मतलब नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ना, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक साहब है उनसे नेक्स्ट वीक इस पे प्रोग्राम रखेंगे। इस पे जब ये आया था ना तो मैं ही वो पूरी वाहिद अपोजिशन था दुनिया की जो आप कह रहे थे, जिसने आपको इन्फॉर्म किया था। बेसिकली उस वक्त मैंने इनको बता दिया था कि कोरोना एक बीमारी नहीं है, ये इंजेक्ट किया जाता है, 3 मुल्कों में इंजेक्ट किया गया, लेकिन बाकियों में जो फैलाया गया वो बजरिया मास्क फैलाया गया। ये मास्क ही तो कोरोना और क्या है, यही तो बताया था आपको। सुने आपके बुजुर्ग रात में ये उस वक्त भी मैंने बताया था। मुझे नहीं पता, लोग शायद सुन के मज़े लेके सो जाते हैं, हालांकि इसके ऊपर खून जिगर सर्फ होता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी आज़ादी, अपनी खुद मुख्तारी को। दुनिया इसमें घेर के बैठी है मुझे, मैं अकेला आदमी हूँ, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं निमट तो रहा हूँ। देखें, जब आप रात को दरख्त के नीचे बैठते थे तो आपके बुजुर्ग आपको क्या कहते थे? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आप दरख्तों के नीचे रात को ना बैठो। तो अब जब आपने मास्क लगा लिया तो अब आपके पास ऑक्सीजन की ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांजैक्शन चल रही है, जिससे कीड़े पैदा होते हैं। कीड़े इसी लंग्स में जाके लंग्स को पंक्चर करते हैं, जिसकी वजह से आप वेंटिलेटर पे आते हो और अल्लाह को प्यारे जाते हो। तो जिसने मास्क लगाया है वो तो नहीं बचता, कन्फर्म। मैंने लोगों को चीख चीख के कहा ये मास्क उतार दो, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज दुनिया के 70 मुल्कों ने मास्क को बैन किया। क्यों बैन किया, वजह क्या? अच्छा, मैंने साथ में ये भी बताया कि वैक्सीन उसी की चलेगी जिसने ये वायरस बनाया है। अब आपने पता नहीं चाइना की लगा ली, रशिया की लगा ली। मैं लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के कहता रहा मत लगाओ ये, क्योंकि आखिर में तुम्हें फिर बूस्टर पे आना पड़ेगा जो फाइजर है, जो कि बिल गेट का फंडेड है। हाँ। तो अब आप उस पे आएंगे। अब ये जिन्होंने लगाई है, कब्रिस्तान भरे हुए हजारों लोगों से जो वैक्सीन लगा लगा के भी कब्र में गए इसी कोरोना में। धंधा है, पैदागिरी है, लोगों को लूटा जा रहा है। $2.5 अरब यही हुकूमत लूट के खा गई कोरोना के नाम पे लेके। सब लोगों ने 8-8 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए अपने अस्पतालों के बिल जमा किए। ये पैसे कहां गए? $2.5 अरब। कोई पूछेगा पाकिस्तान में? खुली बदमाशी कर रहे हो, रियासतें ऐसे चलती हैं, इसको रियासत कहते हैं। इसको ऐसी तो बदमाशी भी बदमाश भी बदमाशी नहीं करते जैसे ये हुक्मरान बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन फैसल एक मुझे बात बताओ, आपने मास्क को नहीं लगाना। हाँ। किसी सूरत। अच्छा, ये मास्क ही कोरोना है। सही है। आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को जब इंजेक्ट करेंगे, यार इतने PhDs हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने फार्मास्यूटिकल्स हैं, और वो मास्क लगा के घूमते हैं। तो क्या पढ़ा इन्होंने? मेरी बात सुनिए, पढ़ा क्या इन्होंने? नहीं, मेरी बात, इनकी पढ़ाई कहां से हुई है? कहां से इन्होंने डिग्रियां ली हैं? इनको यही फार्मूला नहीं पता कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांजैक्शन होगी तो उससे कीड़ा पैदा होगा। कीड़ा फेफड़ों में जाएगा, जिसकी खुराकी फेफड़ा है, फेफड़े को वो पंचर कर देगा। साइकिल के टायर में एक कांटा मार दो, वो सुकड़ जाता है ना, ऐसे आपके फेफड़े सुकड़ जाते हैं। आप वेंटिलेटर पे आके अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो लगाओ मास्क, कोई इशू नहीं। मैं तो कह रहा हूं आप कहीं पे मास्क अलाउ ना करें, सिर्फ पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सेनेट में कंपलसरी कर दे। पाकिस्तान की निजात है इसमें। अच्छा सुनिए, अब आप मेरी बात लगाएं इनको, सियासतदानों को। मैं हंसी इसलिए क्योंकि आपकी बात से ना बाज़ दफा इंसान अजीब सा हो जाता है सुन के भी ना। मैं तो हो जाती हूँ। मुझे ये बताएं कि ये दोबारा दुनिया तो नहीं बंद होगी इस वेरिएंट के चक्कर में? अगर वो तो बंद करेंगे ना, उन्होंने तो मैशत को बेड़ा गर्क करना है ना। मैंने आपको कितना समझाया, लॉकडाउन नहीं करना, हम निमट लेंगे। तो हमारे पास कोई ऐसी निमटने की चीज मौजूद है ना, जिस दिन वो यहाँ लाएंगे हम आपको बताएंगे भी, और 21 दिन में इसको बहरा अरब में गर्क करके अपनी कौम को बचा लेंगे। वो चीज़ हमारे पास सेफ है, अमानत है, इंशाल्लाह ये किरदार हम अदा करेंगे। ओके, यानी दुनिया को अभी खतरा है फैसल, इससे ना बंद होगी दोबारा? दुनिया को देखें, मेरी बात सुने, आप इसको नथी करें इस टाइज के साथ, ठीक है? ये ईरान की टाइज, अगर ईरान जीत गया तो इनका कबाड़ा हो जाएगा। जो इनका प्लानिंग है ना 100 साल की, वो बहरा अरब में गर्क हो जाएगी। ओके, अब इन्होंने अगर ईरान को टाइज पे लाना है तो दुनिया को दोबारा बंद कर देना है, क्योंकि
4 ममालिक ईरान के हक में खड़े हो गए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, अलावा अमेरिका के। अमेरिका ने, देखिए ये यूनाइटेड नेशन का नहीं है पाबंदी, ये अमेरिका की पाबंदी है। आप पर जितनी पाबंदियां हैं ईरान से तेल लेने की, वो यूनाइटेड नेशन की नहीं है, वो अमेरिकन पाबंदियां हैं। या तो आप बादशाह परस्ती कर लें, बद्दू परस्ती, या मुल्क का सोच लें, आपकी मर्जी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आ जाते हैं। तो बहुत सारी बातें फैसल रज़ा आब्दी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये दुनिया के मंजरनामे पर बात हो रही है, लेकिन कहते हैं कि अपने घर की फिक्र नहीं है, दूसरों को रो रहे हैं हम बैठकर। तो जरा इनसे पूछते हैं कि ये जो गए थे MKM तंजीम बहाली कमेटी के स्टेज पर और कराची के लिए आवाज उठाओ, और जब मैं नारा लगाता हूँ पीछे मुड़ के देखता हूँ लोग नहीं होते, तो ये अब किधर जाना चाहते हैं और कराची को कहाँ ले जा सकते हैं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। जो बातें फैसल रज़ा आब्दी साहब फरमा रहे हैं वैक्सीन से मुतालिक, या नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के नाम से इस वक्त दुनिया के ऊपर अपने खतरात मंडला रहा है, उस पर तो हम बात अभी आगे करेंगे भी। लेकिन मैंने ब्रेक पे जाते हुए आपसे कहा था कि ज़रा कराची की सियासत में इनकी एंट्री के सुन रही थी मैं, तो इसीलिए इनको मैंने आज दोबारा जहमत दे दी है। लेकिन ये डिस्क्लेमर जो प्रोग्राम में चलता है कि मेहमान की जो भी बातें हैं वो उनकी अपनी ज़ाती राय है, तो जो रियासत या हुकूमत आपको कह रही है वैक्सीन वगैरह के मामले पर, वो आपकी चॉइस पर भी आप लगाएं जरूर, लेकिन ये फैसल का अपना नैरेटिव है। जाती राय पे 4 बार तो जेल काट लिए, 5वीं बार काट लेंगे, आप नहीं आएंगे, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि हम ये वहाँ पे खड़े होकर बोल देते हैं हम जो कहा है हमने कहा है, जो भुगतेंगे हम भुगतेंगे, और हम साबित करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ साबित की, आगे चल के बताएंगे आपको कि किस किस की गद्दारी अदालत में खड़े होकर साबित की है। नंबर 2, देखिए वैक्सीन जो है ना, इसको वैक्सीन को लाना है जिसका नाम है बूस्टर, फाइजर की है, और इसको फंडेड एंड सपोर्टेड बाय बिल गेट। तो लाना इसी पे था, स्कैनर लगना शुरू हो गए पूरी दुनिया में। ठीक है, ये तो एक्चुअली इन्होंने बूस्टर को अप्लाई किया 4-5 महीने पहले, लेकिन सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए बैन कर रखा था कि जो ट्रैवल वो करेगा जो बूस्टर लगाएगा। सही है। अब उसमें इनको देर हो रही थी, ये चाहते थे तेज़ी से फैले ये वैक्सीन और लोगों में लगे, क्योंकि चाइना भी था, रशिया भी था, यूके की वैक्सीन भी थी, लगाया, लोगों मरते गए, लगाने के बावजूद लोग कोरोना से मरे, कब्रिस्तान भरे में जाके निकाल लें हिस्ट्री। अब वो जो वैक्सीन, वो जो स्कैनर है, जो मैंने आपको 2020 अप्रैल में बताया था कि स्कैनर आएंगे, और उस वक्त किसी के जहन में नहीं था कि कोई वैक्सीन भी आएगी, हमें पता था। सही है। अब ये स्कैनर जो यहाँ लग रहे हैं, मैं उससे गुजरूंगा, मेरे में अंदर खून है, मैं गुजर गया, स्कैनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, मैं एंट्री नहीं ले पाऊंगा। लेकिन मेरे जिस्म में ऐसी क्या चीज़ डाली जा रही है जो कब्र तक जाने पे वो स्कैन होती रहेगी? मेरे खून में आ गई, बूस्टर आया, मेरे खून में आ गया। खून में आने के बाद उस बूस्टर ने स्कैन करना शुरू किया। स्कैन का मतलब है कि मेरे अंदर अगर वैक्सीन है, मुझे दुनिया खोल दी, नहीं है दुनिया बंद हो गई। तो ये दुनिया वालों में आप तो कहीं नहीं जाने के फिर? नहीं, मैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा स्टांस शुरू से इसके खिलाफ है, और हम तो वो 2500 रुपये वाला नादरा की भी वैक्सीन नहीं लगा सकते ना, रिकॉर्ड पे आ जाता कि हम तो वो भी नहीं ले सकते। इस मैच पे हम खड़े हुए। तो देखिए चाइना की वैक्सीन है, तो एक नादरा की भी तो वैक्सीन है, 2500 रुपये दो, अभी कार्ड मिल जाएगा जी, लग गई वैक्सीन, लोग इत्मीनान में आ गए। तो खौफ फैलाना है इन्होंने, वैक्सीन लगाने के लिए खौफ फैलाना है। जाहिर बात है उसमें ये कोरोना इंजेक्ट करेंगे और डेथ पेनल्टीज जो है बहुत होंगी, हद से ज़्यादा होंगी। अब उसको कंट्रोल करने के लिए अपने मुल्क के अंदर हमारे पास बिल्कुल कुल्ली फार्मूला मौजूद है, बेफिक्र रहें। जिस दिन आएगा हमें पता चलेगा, उससे कैसे निपटना है बता नहीं देंगे, इसको गर्क कर देंगे, अपनी कौम को बचाएंगे, अपने आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को बचाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें जान जाएगी, लेकिन नो इशू। अच्छा, मुस्तकबिल को बचाने की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो आप कराची का मुस्तकबिल बचाने की बात कर रहे थे, मुझे किसी ने कहा कि ज़रा फैसल रज़ा आब्दी से बोलें कि कल तक तो कह रहे थे किसी जमात का इत्तेहाद नहीं, किसी जमात के साथ नहीं, तो ये क्या कर रहे थे वहाँ पर आप? असल में मैं नहीं था वहाँ पे, तो और भी सियासी रहनुमा सारे ही आए थे, तो ज़ाती तकरीब थी। अब बहनोई बनाने के लिए मुझे ही चुना है लोगों ने, तो सो वेलकम, नो इशू। बात ये है कि देखें, सबको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन की सरबराही से निकले हुए ये लोग जो अपने मोहसिनों के नहीं हुए, इनका मोहसिन बनना कौन चाहेगा? मोहसिन तो कुछ लोगों का, हाँ। मोहसिन बनना कौन चाहेगा? मतलब ये तो जहालत वाली बात है। हमारे जाती ताल्लुकात फारूक सत्तार से, अच्छे बुरे वक्त में वो हमारे साथ खड़ा रहा है, तो उसके जाती तकरीब में शिरकत करने गए। सही हो गया। तो उसने वहाँ कहा लोग सुनना चाहते हैं, 2 लफ्ज बोल दें, हमने 4 लफ्ज बोल दिए। आपने कहा नहीं फैसल, आपने ये वो अभी मैंने चलाया था ना, उसमें आपने कहा कि मैं कराची पे खड़ा हूँगा, मैं कराची को बचाऊंगा, कराची की सियासत, मैं जहाँ से चलना शुरू हो जाऊँ, तो जब मैं नारे लगाते हुए तुम लोग मुझे आगे करते हो, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ सारे भाग जाते हो। ये तो फितरत है इस कौम की। नहीं तो कराची के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको
वो चीज़ें इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, जो कराची का पेट खुद ही भर देंगी, आप फिक्र ही नहीं करें। कराची को जिस तरह लूटा कोई सियासी जमात नहीं जाएंगी? जिस दिन आना होगा ना, वॉइस ऑफ शोहदा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खुद ही आ जाएंगे, आप बेफिक्र हो, अपनी क़यादत खुद करेंगे। हमारी सोच को, हमारी पॉलिसीज़ को कोई सियासी जमात अफोर्ड कर सकती है? ये बातें आप कर खुद सकते हैं अफोर्ड जो हम कर रहे हैं? तो मैं जब अफोर्ड कर रहा हूँ तो फिर मैं अपनी क़यादत में देखें, मैंने 1000 तालिब इल्मों की तरबियत की है जो शोहदा के वारसीन हैं। आप यहाँ से ये मैसेज दे सकते हैं कि बेरोजगारी से तंग आकर आप मेरे बात कंप्लीट करने दें, बीच में नहीं टोकते, बुरी बात। अच्छा चले बोल लें। तो मैंने उनकी तरबियत की है, वो इंशाल्लाह जनवरी में उनका पास आउट है, वो शोहदा के वारसीन है, उनकी मैंने सियासी, आइनी और कानूनी तरबियत की है। एक अगले महीने उनका पास आउट है, वो सड़क पे आएंगे। हर आदमी आपको फैसल रजा आब्दी नज़र आएगा, जो मुझ में अल्लाह ताला ने क्वालिटी दी थी मैंने उनमें ट्रांसफ़र कर दी। अब उनका अमल बताएगा कि वो वाकई अपने शोहदा के वारिस, जो उनका मिशन है उसको, इस मुल्क को बचाने का, वो लेके चलते हैं, या वो भी इन सियासतदानों की तरह बन जाते हैं, उनकी मर्जी। हमारा काम है तरबियत को आगे बढ़ाना। ओके, ठीक है। लेकिन इस अब सुने, दूसरा, सियासत के आखिरी नहज क्या है? पार्लियामेंट। सियासत क्यों करता है आदमी? पार्लियामेंट में आने के लिए, इक़्तिदार लेने के लिए। तो आपकी जो पार्लियामेंट है वो मेरी मकरूज़ है इंसाफ में। तो जो इदारा अपने सेनेटर को इंसाफ ना दे सका, वहाँ मैं दोबारा जाके अपना मुकाला कराऊँ? मैं पागल हूँ? मुझे पता है समोसे खाने का करने का फिर जरूरत क्या है? ये ज़रूरत है हमें, हमारा काम है आवाज़ बनाना। मैंने इनसे वाहिद एक चीज़ मांगी है सबसे, उस जलसे में भी कहा था कि मेरी आवाज़ के साथ आप आवाज़ बनो। आवाज़ से बड़ी कोई ताकत नहीं, आवाज़ से बड़ा कोई हथियार नहीं, आवाज़ से बड़ा कोई बम नहीं। अच्छा, अगर ये आवाज़ बन तो गए, मसला ज़ायल हो गया। अभी देखें ना ज़ायल कैसे हो गया भाई। मैंने आपको कैलकुलेशन दे दी, ये 80 अरब रुपए महीने का ये वज़ीर आज़म खा रहा है, इस पर बने ना आवाज़, इसको चोर डाकू इसको करे ना। ये खाली जरदारी और नवाज पे ही फ़र्ज़ है कहना, मतलब कोई तुक होती है, कुछ शरावत की कोई इंतहा होती है, मतलब माशरे सारे चोर हो गए ना अब तो, कोई तो एक भी इसको ना भी बचा। बोलो ना, जब बोलोगे तो ये गाना, जब रुकेगा तो तुम्हें फायदा होगा ना। 35 रुपए पेट्रोल कम होगा, 108 रुपए लीटर होगा, महंगाई नीचे डिक्लाइन करेगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। दूसरा, मैं जो चाह रहा हूं आवाज बनाने की, मैं वो आवाज बना रहा हूं कि अब वक्त आ गया ईरान, रशिया, चाइना ब्लॉक को ज्वाइन करने। अच्छा, मैं आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाए, मैं इस पर आती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपसे आपका एक क्लिप है वो निकाल के रखा है, वो इस पर आपसे पूछूंगी। सिर्फ ये जवाब दे दें, ये जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, सुना हो तो होगा, पढ़ा भी होगा आपने, 2021 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तरतीब दिया, पास भी करवा लिया। ये सारी जमातें जिनकी तंजीमी बहाली और बाकी सारों ने भी बड़ा शोर डाला हुआ है। आपको लगता है कि कराची को सूट करता है ये सिस्टम? ये 4 साल तक यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट लेके बैठे रहे, ये सारे लोग, हाँ, सही, ठीक है। उस वक्त भी ये इख्तियार नहीं है, रोना रोते रहे। अब इनका इख्तियार जो है बैतुल खला पानी इस पे रह गया, कचरे पे, ये इसमें भी कूदेंगे, इसमें से भी जो निकलेगा खाएंगे, क्योंकि इनका कायद जो है, इनको दूध बेचने वालों को, घी बेचने वालों को सड़क से उठा के ला के यहाँ तक पहुँचाया। एक ह्यूस्टन के अंदर जायदाद का मालिक बन के बैठा हुआ है, ये टके के लोग डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर जायदाद लेके बैठे। इन्होंने भी वही किया जो एक कम नस्ल लोग किया करते हैं, जो अपने मोहसिन के नहीं हुए शहर के लिए क्या करेंगे? नॉट एट ऑल। अच्छा, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार शहर के लिए क्या लगता है? उन्होंने तो वो तो वडेरे हैं, वो वडेरा शाही है, वो तो यही काम करते हैं। ये सही, मतलब इसी तरह चलाएंगे। इसका तरीका ये है कि अब आप थोड़ी मेहनत ज्यादा करें, पूरे सिंध पे ग्रिप करें, तो कराची ऑटोमेटिक सरवाइव करेगा। कराची का अपना रेवेन्यू इतना है, इतना रेवेन्यू है। देखिए मेरी बात सुने, इस पे कर लेते हैं प्रोग्राम। हम चल रहे थे पेट्रोल पे, लेकिन अभी 16 सब्जेक्ट और हैं हमारे, उसको इंसर्ट कर देते हैं अंदर, आपको कराची का पूरा नज़ारा नजर आ जाएगा। कराची 600 अरब रुपए साल का कमाने वाला शहर है, जो जेबों में जा रहा है लोगों के। जिस तरह ये 35 रुपए पेट्रोल पे जा रहे हैं ना, इस तरह ये सिर्फ 370 अरब रुपए की गंदुम की करप्शन है सिंध हुकूमत की। आज चले लांडी के गोदामों में, खोल के देखें जो रिजर्व की गंदुम है, गंदुम मौजूद ही नहीं, अंदर तो मट्टी भरी हुई है सारी। और आप गंदुम पैदा करने वाला मुल्क अब गंदुम इंपोर्ट कर रहा है, डूब मरने का मुकाम है। इसलिए कि जो गंदुम आपकी रिजर्व थी, इन सिंध के वडेरों ने, सिंध हुकूमत ने, इस वजीर आला ने, इसके वजीर खुराक ने, इसके फूड इंस्पेक्टर ने 370 अरब रुपए की गंदुम को बेच दिया अफगानिस्तान में और वहां मट्टी भर के डाल दी। पिछले साल 317 अरब रुपए की इन्होंने करप्शन की, इस बार 370 अरब रुपए की करप्शन की है। कौन जिम्मेदार है? अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बोले, आप बहुत तकरीर करते हैं, कराची से आपका ताल्लुक है, आए सुबह लांडी के गोदाम में चल के एक ही छुरा मारते हैं, एक बोरी के अंदर धड़ मट्टी गिरेगी, गंदुम नहीं है ही नहीं। स्टेट बैंक इसमें वाजे तौर पे मुलविस है। ये जो रूथ चाइल्ड ने अपना बेटा बिठाया हुआ है यहाँ पे, रजा बाकर, इसका काम ही यही है पाकिस्तान को बर्बाद करना। वो क्या कहता है? वो कहता है जब करेंसी डिवैल्यू होती है
तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होता है। यही कहता है Remittances, ना, हाँ। मतलब जहालत की इंतहा देखे आप। 50,000 अरब रुपए के कर्जे में जकड़ी हुई कौम, जो कि डॉलर बनते हैं 350 बिलियन डॉलर। 1 रुपया गिरे तो 350 मिलियन डॉलर हम नीचे चले जाते हैं यार। मतलब कोई तुक होती है जहालत की इस मुल्क के अंदर। अगर सहाफत ने इस पे ही चलना है तो यही होगा। सारे इस पे नहीं चल रहे फैसल। वो जो नहीं चल रहे वो तो बाहर हो गए ना बेचारे नौकरी से। नहीं, कुछ हैं जो कर भी रहे हैं। नहीं, वो तो पैटर्न पे चल रहा है। हाँ, ऐसे नहीं चल रहा। हमें भी पता है, हम कौन भी सा पैटर्न? 5 साल देख के आए कोई नहीं कौन फैसल, कितने कोई में। पैटर्न पे नहीं चल रहा। अरे यार वो दिन ना आए, अल्लाह खुदा वो दिन ना लेके आए, मैं बोरियां खोलना शुरू करूंगा सबूतों की, फिर पता चलेगा कौन नहीं, कितने आप में खोलना बिका। शुरू कर देना, मैं तो आपको नहीं रोकती। मेरा मसला रियासत की एसेट्स का चोरी है, जाती करप्शन पे मैं नहीं जाता। मैंने आपको ये 370 अरब रुपए की गंदम की चोरी बताई है, ले ले सुबह चीफ जस्टिस मेरे प्रोग्राम पे, मैं सिर्फ एक विजिट कराऊंगा और साबित कर दूंगा। कर ले, क्या करना है फिर। आप गंदुम को 80 रुपए पे ले आए यार, कंट्रोल रेट ही 52 तो बात जायज है, बिल्कुल कंट्रोल सही कह रहे हैं। रेट 52 रुपए है। स्टेट बैंक इसीलिए पैसे देता है आपको, कंट्रोल रेट होता है। 2400 रुपए मन की गंदुम में 4 रुपए खर्चा आता है आटा बनाने का। 51 रुपए रेट होना चाहिए, किस लिए 81 रुपए। गरीब को मार मार के कितना मारना चाहते हैं आप लोग। मार दें, जहर दे दें, खत्म कर दें, और गरीब भी खा खा के मुंह नहीं खोलेगा। सुम्मुम बुकमुम की आयत इन लोगों के लिए आई है और अल्लाह की लानत भी इसी पे आएगी, खामोश जुबानों पे। ब्रेक ले रही हूं मैं। जो बातें जाहिर है गंदुम इस वक्त आप आज देखें, मैं इनकी बात नहीं कर रही, वो आए थे अभी हमारे दीगर लोग भी इस्लामाबाद से, तो हमने उनको भी सुना, तो वो यही कह रहे थे कि भाई सिंध में जो गंदुम है वो कार्टल्स के पास मौजूद है, जखीरा है, लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि वो मिट्टी है। अब इसको चैलेंज करने के लिए सिंध हुकूमत ही जवाब दे दे। अभी चलते हैं लाडी, अभी मैं और आप चलते हैं, सुए मारते जाएंगे, मट्टी निकलती जाएगी, गंदम तो है ही नहीं। करते हैं ना, बाहर जाके भी देख लो ना मैं कितनी सदाकत है, लेकिन इन चीजों पर बहरहाल आवाज उठनी चाहिए और जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी। मेरे शो पर 6 नवंबर को यहां बैठकर ये कुछ कहकर गए थे, ब्रेक से वापस आकर वो दिखाऊंगी भी, और आलमी जंग कहां पहुंची है, किसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सऊदी अरब ने तो हमें कर्जा दे दिया है, जरा इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि फैसल रजा आब्दी ने इसी शो पर बैठकर कहा था कि आलमी जंग शुरू होने वाली है। क्या कहा था इन्होंने, जरा सुनवाएं। 2 महीना में जंग आलमी जंग का आगाज होना है भाई। कहां बैठे हैं आप लोग, कौन से आप कैसी बात कर रहे हैं आप, ये बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। चले मैं आपको समझाता हूं नहीं, कैसे आप मुझे एक बात बताएं, 2 महीने में जंग हो जाएगी? आलमी जंग का आगाज होना है, जंग वंग नहीं, आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग का आगाज होना है भाई, इसी साल होना है। ये तो मैंने पिछले साल बता दिया था। हम और इस साल हो जाएगा। ईरान पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करना था कि पहले कहां जाएं, तो पहले अब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है। पहुंची हुई है सर, देखिए कुछ तरतीब से लेके आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जंग तो आपके यहाँ है, अभी फायरबंदी हुई है, कोई गुल्ली डंडे के मैच पे तो नहीं हुई ना। तालिबान से जो फायरबंदी आपकी स्टेट ने की है, सरेंडर किया है ना उनके कैदी छोड़ के, तो जंग उससे आगे की बात करें। गैरतमंद लड़ते हैं, सरेंडर करने वाले तो जंग नहीं लड़ते। जंग तो थी आपके यहाँ। अब सुने, कासिम सलमानी की शहादत के बाद इस जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। देखें, ईरान ने रिटेलिएट किया था, अमेरिका ने रिट्रीट कर दिया, पीछे हट गए, नहीं लड़े। दूसरा, ऑयल टैंकर जो वेनेजुएला जा रहे थे उसको घेर तो लिया, लेकिन जब ईरान ने रिप्लाई दिया तो पीछे हट गए अमेरिका, वहाँ से भी अबोर्ड खुला इनका मैसेज चला, पीछे हट जाओ। तीसरा नज़ारा आया बहरा फिलिपाइन के अंदर, जब ताइवान को सिक्योर करने के लिए 7 बहरी बेड़े पहुंचे और चाइना ने 57 अपने लड़ाका जेट ताइवान की सरहदों में उतार दिए और ये मुंह देखते रह गए, कोई रिएक्शन नहीं आया, आलमी जंग रुक गई। ये अभी इसी प्रोग्राम के ऊपर एक पट्टी चल रही थी ईरानियन ऑयल टैंकर की, जिसको कब्जे में लिया 4 फ्रिगेट ने, अमेरिकन नेवी के। 100 से ज़्यादा ईरानी कश्तियों ने यलगार की और वो आगे आगे भागते चले गए, वो अपना शिप बचा के ले गए। अगर रिटेलिएट करते तो आलमी जंग शुरू थी। जंग से अमेरिका भागता जा रहा है, हालांकि भागता नहीं जा रहा। आज से 1.5 साल पहले इन्होंने पॉलिसी बदल दी। पहले थे अग्रेसिव माहौल के अंदर, लेकिन एकदम इन्होंने अपने आप को पीछे किया और एकदम से शाम, इराक, अफगानिस्तान के अंदर दाइश की अफजाइश शुरू हुई। तमाम अपने सिक्योरिटी सेल्स, अपने तमाम जो इनकी तंजीमें थीं, चाहे ब्लैक वाटर हो चाहे कोई और हो, उसको इन्होंने दाइश के अंदर दाड़ियाँ रख के पूरे इराक, शाम में और अफगानिस्तान में उतार दिया। अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका छोड़ के गया तो $75 अरब का असला छोड़ के गया। ये तो अपना थूक भी उठा के वापस लेके जाए। $75 अरब का असला इसने किसके लिए छोड़ा? ऑफ कोर्स दाइश के लिए छोड़ा, दाइश को वेल इक्विप्ड करने के लिए छोड़ा। इधर आपकी जंग बंदी है 9 दिसंबर तक तालिबान से।
ये ख़त्म होगी तो ये 1 महीना और एक्सटेंड करेंगे शरीयत के ऊपर। अगर आपने वो नहीं लगाई तो बस उसी दिन से जंग का आगाज़ हो जाएगा, जिस दिन से ये जंग बंदी ख़त्म होगी। और दाइश जब इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान में ये आलमी जंग बन जाएगी, जो 17 मुल्कों से होती भी आ रही है। हर मुल्क में इसका अंदाज़ मुख्तलिफ है। ये कोई फ़ौज से फ़ौज नहीं टकराएगी, ये याद रखिएगा। कोई रियासती फ़ौज दूसरी रियासती फ़ौज से नहीं टकराएगी, जिसके 4 नमूने। ये पॉकेट्स लड़ेंगे। पॉकेट्स, यस ऑफ कोर्स। शाम में क्या था, इराक में क्या था, पूरी दुनिया के दहशतगर्द और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज अमेरिका ने, इसराइल ने दाइश की वर्दी के अंदर उतारी और वहाँ पे जंग हुई और फिर वो वहाँ से निकल गए। अब वो ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने किया अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, 5% तो पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन 95% जो है वो बहुत तेज़ी से दाइश के अंदर शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं। वेल इक्विप्ड, वो वहाँ पे उनके तमाम हज़ारों बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर इन्होंने इन्हीं के लिए छोड़े। वो वहाँ से ईरान की तरफ मूव करेंगे, इधर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही दिन के अंदर दाइश का लिबादा उड़ के आपके सामने आएगी और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कभी हकीकत से देखने की कोशिश करें इन कराची के शहरियों से, पाकिस्तान के शहरियों से पूछें, ख़ास तौर पे कराची के शहरियों से, क्या तुम ये आज़ादाना माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हो? हर वक्त तुम्हें खौफ किस चीज़ का है? कारोबार तुम्हारे नहीं रहे, जायदादें तुम्हारी नहीं रही, कारोबार पे किसी और के कब्जे, मरदमशुमारी में इस फ़कीर आज़म ने तमाम अफ़गानियों को पाकिस्तानी कर दिया। तुम मूसिए बैठे रहे, हम चीख चीख के जेल चले गए, तुम तमाशे देखते रहे। बोलता बहुत है, चीखता बहुत है, चलो तुमने नहीं सुना ना, नाउ एंजॉय द डेमोक्रेसी, मज़े लो। फिर मसला क्या है? डेमोक्रेसी के ऊपर तो जाहिर है बहुत ज़्यादा सवालात हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है ये फ़ोन के ऊपर। यानी कि अगर वॉशरूम भी जाना है, सर मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, अच्छा मैं सर से पूछ के बताता हूँ, फिर फोन आता है। अच्छा ये तो वो वाली बात है ना जो आउट ऑफ द बुक है ना। नहीं सर, ये टेलीफोन पे ही है ना, सीधी सी बात है। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको जमहूरियत कहते हैं। एक मिनट, जमहूरियत कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर तमाम। आप भी तो थे ना सर उसी पार्लियामेंट में। मैं तो लड़ के आया हूँ ना बाहर, और क्या करके आया हूँ। 3G 4G पे आप तो नहीं लड़ी, PTCL के ड्यूज पे आप तो नहीं लड़ी, यूनिवर्सल नहीं। मेरी रिपोर्ट्स पे आज भी वो डिक्लाइन है। 3G है, 4G है, नहीं है आज भी वो ब्लैक कॉलर है। सर मैं आपकी बात नहीं कर रही, वो ब्लैक कॉलर है, इसलिए कि आपके पास आज तक उसका पैसा ही नहीं आया। आप यूएई से क्या सरमाया मांग रहे हैं? आप पहले अपने $800 मिलियन तो ले इनसे वापस, PTCL के। अच्छा वो रुक जाए ना, अब आप यूएई की तरफ चले गए। मुझे ये बताएं, पिछले प्रोग्राम में भी आपने मुझे कहा ये हमारे पास IMF का इतना बड़ा शिकंजा है, फिर वर्ल्ड बैंक का शिकंजा है, हम तोड़ने के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं। सऊदी अरब ने एक बड़ा कर्जा पाकिस्तान को इस वक्त दिया कि पाकिस्तान की मईशत को जिसने संभाला दिया। दूसरी जानिब आपने जो पिछले नशिस्त में मुझसे बातें की थी, उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स करके कहा, उन्होंने कहा कि जरा इनसे पूछें कि इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट के अंदर बैठे हुए हैं, भारी तादाद में रेमिटेंसेस पाकिस्तान को भेजते हैं, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, हम पे एहसान नहीं रीढ़ की हड्डी आ तो रहा है कि नहीं आ रहा? अरे उन्हीं के घर आ रहा है ना, हवाले से आ रहा है। आपको क्या फायदा, इसी पे तो हवाला सर्वाइव करता है। सर कितना हवाला चल रहा है? अच्छा एक मिनट, कितना हवाला चल रहा है? पैसे के लिए बैंक से पैसे नहीं भेजते, और बातें कितनी बड़ी बड़ी। अच्छा चलो, उन 50 लाख के लिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों को कुर्बान कर देते, अपनी रियासत नहीं तो कोई रियासत कुर्बान थोड़ी ना हो रही है ना भाई। बात सुने, रिज़्क तो देना अल्लाह की जात। भाई आप मुझे पहले ही बताएं कि सऊदीया ने आपको ट्रस्ट करके इस वक्त पैसा दिया, सूंघने के लिए दिया, और ये वो पैसा दिया जो सिर्फ रखने के लिए, और इस पे सूद भी दो 4%। हाँ, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। तो नहीं देंगे पैसा, दूसरों से पैसे भी लेंगे और उनको वापस भी नहीं करेंगे। जहन्नुम में डाले यार। 4 रुपए लीटर ईरान में पेट्रोल मौजूद है, लेके आइए। किसने रोका है? मेरी बात सुने, इसको कंक्लूड कर देते। 2 दुकानों पे चला था मैं, याद है लास्ट प्रोग्राम में, कि 2 दुकानों से सैंपल ले लेते हैं। हमारी रिसर्च 2 दुकानों पर है। अब 2 दुकानें कौन है? एक अरामको, एक ईरान। ठीक है। मैं अगर आप खरीदार हैं, एक मार्केट में जाती हैं ये पेन लेने के लिए, एक जगह ये पेन है 1 रुपए का और एक जगह है 70 रुपए का, आप कहां से लेंगी? एक बात सुने मेरी, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। आप कहां से लेंगी? अगर 1 रुपए का एक जगह है और 70 रुपए का एक जगह, आप कहां से लेंगी? अगर 70 वाले से मेरे अच्छे राब्ते होंगे तो उससे ही लूंगी ना। 70 रुपए का लेंगी, यही अगर उससे राब्ते अच्छे होंगे तो। यही पेन। इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो गया आप लोग का। इस तरह रियासत, जिस तरह दुकान भी नहीं चलाई जाती, इस तरह आपने 50 साल से रियासत चलाई है बद्दू परस्ती में। बस कर दो यार, बहुत हो गया। 4 रुपए लीटर पेट्रोल मौजूद है, 68 रुपए का पेट्रोल ले रहे हो, डूब के मर जाओ। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप इतना इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, है ना? तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या रियासत एक बिल्कुल जिसे कहते हैं नॉब डाल कर अपने आप को बंद करके बाकी पूरी दुनिया से लड़ बैठे, जैसे बाकी सारे ममालिक ने किया, वेनेजुएला ने जैसे किया, ईरान ने जैसे किया, सैंक्शंस लगना शुरू हो गए। कुछ नहीं पता। अच्छा मुझे तो चले कुछ नहीं, आपको तो पता है। आप टर्की के ऊपर इनको वेवर है, इंडिया के ऊपर टर्की में क्या हो रहा है अभी? वेवर है। मैं काम की बात सुने, देखें, डी ट्रैक नहीं करें, सीधा सीधा चलें। वेवर है गैस के ऊपर, गैस पाइपलाइन ईरान की मौजूद है, तेल वो उनसे लेते हैं।
इंडिया तेल उनसे लेता है एवज खुराक। अक़वाम मुत्तहिदा की कोई भी चीज़ बाइंडिंग नहीं है। आप एवज खुराक ईरान से आज भी चीज़ें खरीद सकते हैं, खरीदिए। अगर आपने फिर 68 रुपए का लेना है 4 रुपए की जगह, तो फिर रोते रहिए, मसला क्या है? फिर आप रियासत इस तरह चला रहे हैं जिस तरह कोई दुकान भी नहीं चलाता। आपकी मर्जी है, आप कितना बड़ा ज़र मुबादला भेज रहे हैं बाहर। अच्छा सुनिए, ये $1.2 बिलियन का इन्होंने तेल आपको उधार पे देने की बात की है। लाएं उसका डिफरेंस भी लिया है, अगले प्रोग्राम में आपको डिफरेंस देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रजा। आप भी सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रह चुके हैं, लेकिन अब जाहिर है हमसे बात कर रहे हैं, तज्जिया दे रहे हैं दुनिया की मईशत पर, पाकिस्तान की मईशत के संभाले के लिए आप इनकी राय को किस तरह अहमियत देते हैं, ये आपकी मर्जी है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।